पढ़ी लिखी बहू का गंवार ससुराल। अरे यार, तू इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अरेंज मैरिज की बात करती है। अरे तुझे क्या पता, अरेंज मैरिज में हमेशा माता पिता खुश रहते हैं और मैं अपने माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहती। अरे वाह, तू तो आज के जमाने में होकर भी पुराने जमाने की सोचती है। तेरे जैसी लड़की तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। ऐसा कहकर वो दोनों अपनी क्लास से बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद अंशु अपने घर चली जाती है और रागिनी अपने घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटी रागनी, इतने साल से तू पढ़ाई कर रही है, कॉलेज जाती है, बाहर आना जाना लगा रहता है, तो क्या तुझे आज तक एक लड़का भी पसंद नहीं आया? माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप ही ने तो सिखाया था कि हमेशा मान और मर्यादा में रहना। अब मैंने आपकी मान और मर्यादा को रखा और आप मुझे ऐसा कह रही हो? अरे नहीं बेटी, मैं तो बस तुझे समझा रही थी कि बाहर निकलने के बाद कोई पसंद तो होनी ही चाहिए थी। अपनी माँ की बातें सुनने के बाद केसरी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता दुर्योधन उसके लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं। अरे पंडित जी देखो, चाहे कुछ भी हो, लड़का साफ सुथरा और अच्छे घर का होना चाहिए, और यही नहीं, अच्छा खासा कमाता भी हो। हाँ, और देखो, सबसे बड़ी जरूरी बात जो है ये है कि मेरी बेटी के ससुराल वाले ये बहुते संस्कारी होने चाहिए। अरे वाह, बिल्कुल ऐसा ही लड़का है मेरे पास, जैसा आपको चाहिए। पंडित दुर्योधन को फोटो दिखाता है, जिसके बाद दुर्योधन फोटो में लड़के को देखकर खुश हो जाता है। ये लड़का तो हमको बहुते संस्कारी लग रहा है, कमाता भी होगा। हाँ? एक काम करो, इसी लड़के से जो है मेरी बेटी की शादी करवा दो। पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों के बीच शादी की रस्में शुरू हो जाती है, लेकिन रागिनी शादी से पहले अपने होने वाले पति की शक्ल भी नहीं देखती, जिसके चलते उसकी माँ केसरी उससे कहती है, अरे बेटी, क्यों तू इस जमाने में होकर पुराने जमाने की हो रही है? ये देख, एक बार अपने होने वाले पति की शक्ल तो देख ले। माँ, मैं शादी से पहले ये सब कुछ नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि आप दोनों मेरे लिए अच्छा लड़का ही ढूंढोगे। कुछ दिनों में वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रागिनी और विकी की शादी संपन्न हो जाती है। विकी शादी करके रागिनी को अपने घर ले आता है। शादी के बाद जैसे ही रागिनी का गृह प्रवेश होता है, उसकी सास उससे कहती है, हाय हाय बहू, ये क्या, तूने तो अपने माथे पर बिंदी भी नहीं लगा रखी है। अरे शादी के वक्त क्या बिंदी नहीं लगाई थी? ये सवाल रागिनी को थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन वो फिर भी जवाब देती है, माँ जी, शायद लहंगे की वजह से टूट गई होगी। कितना भारी लहंगा है ये, इसे संभालते संभालते कहीं गिर गई होगी। अब आप समझ सकती हो। ठीक है बहू, लेकिन आगे से इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे माथे से सिंदूर और बिंदी और गले से मंगलसूत्र कभी नहीं हटना चाहिए। तभी रागिनी की ननद उसके पास आती है और उसके कान में कहती है, अरे भाभी, ये क्या, आपने इस तरह लहंगा क्यों पहना है? आपका पूरा पेट नजर आ रहा है। अगर रिश्तेदार इस तरह आपको देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इसे सही से ढक लो। रागिनी को ये बात बहुत ही अटपटी लगती है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देती है। धीरे धीरे शादी के बाद की सभी रस्में पूरी हो जाती है और वो अपने कमरे में आराम करने लगती है। हे भगवान, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ और पता नहीं ये कैसे लोग हैं, हर छोटी मोटी बातों के लिए इस तरह बोल रहे हैं। रागिनी ऐसा सोचकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है और उसके बाद अपने बेड पर बैठ जाती है। तभी वहाँ विकी आता है और उससे कहता है, हे भगवान, ये सब तुमने क्या पहना है? छी 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 छी, अगर माँ ने तुम्हें ऐसे हालत में देख लिया ना, तो पता नहीं तुम्हें क्या कहेगी वो। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आज हमारी सुहाग रात है, आपको तो मुझे ऐसे देखकर खुश होना चाहिए था। हे भगवान, मैं ये सब नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। विकी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रागिनी को बहुत अजीब लगता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रागिनी अपने ऑफिशियल कपड़े पहनकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे ऑफिस के कपड़े पहनकर देख मनोरमा उससे कहती है, हे भगवान बहू, ये तूने क्या पहना है? जा, जल्दी से इसे बदल कर आ जा। अगर किसी ने तुझे इस हालत में देखा तो अनर्थ हो जाएगा। तौबा 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 भाभी, आपने तो पहले दिन ही अपने रंग ढंग दिखा दिए। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? इसका मतलब आप मुझे ऑफिस नहीं जाने दोगे? अब बहू, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारा पति विक्की है ना, तुम्हें कमा कर देगा
और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ओ माय गॉड, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे माता पिता मेरी शादी ऐसे घर में करवा देंगे जहां मुझे घर से बाहर जाना भी अलाउड नहीं होगा। भाभी जी, आप हमारी बात मानो और ये कपड़े चेंज कर लो। रागिनी को कुछ समझ नहीं आता और वो मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो एक अच्छा सा सूट पहन लेती है और जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन करके उस पर अपना ऑफिस का काम शुरू कर देती है। तभी उसका देवर आनंद उसके पास आता है और कहता है, अरे वाह भाभी जी, आपके पास तो लैपटॉप भी है, कितना प्यारा है, क्या मैं इसे चला सकता हूँ? अरे नहीं, इसे हाथ भी मत लगाना, ये तो ऑफिस का लैपटॉप है। अगर इसमें कोई भी खराबी हो गई तो मेरी फाइल करप्ट हो जाएगी और मैं अपने बॉस को अपनी फाइल भी सेंड नहीं कर पाऊंगी। रागिनी की बात सुनकर आनंद वहाँ से चला जाता है। देखते देखते रागिनी को अब उसके साथ एडजस्ट करने में बहुत परेशानी होने लगती है। एक दिन शिल्पा कपड़ों के साथ साथ रागिनी के मोबाइल फोन, एयरपोर्ट्स और लैपटॉप भी धो देती है। रागिनी अपने कमरे में अपना लैपटॉप, एयरपोर्ट्स और फोन ढूंढ रही होती है। अरे शिल्पा, तुमने मेरा लैपटॉप देखा है क्या? कहीं भी नजर नहीं आ रहा। सुबह से फोन और एयरपोर्ट्स भी नजर नहीं आ रही। अरे भाभी जी, वो सब तो मैंने धो दिया है, छत पर सूख रहा है, जाओ जाकर ले लो। हे भगवान शिल्पा, तुमने ये क्या किया? तुमने लाखों का सामान मिट्टी कर दिया। रागिनी तुरंत छत पर जाती है और अपने भीगे हुए लैपटॉप को देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। वहीं दूसरी तरफ रागिनी जब नहा कर बाहर आती है और अपना हेयर ड्रायर ढूंढने लगती है तो उसका हेयर ड्रायर कहीं नहीं मिलता। अरे, मैंने यहाँ पर अपना हेयर ड्रायर रखा था, कहाँ चला गया? तभी रागिनी को रसोई में हेयर ड्रायर के चलने की आवाज आती है, जिसके बाद रागिनी रसोई में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास हेयर ड्रायर से रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। अरे माँ जी, आप ये सब क्या कर रही हो? अरे बहू, अब क्या बताऊं, गैस खत्म हो गई थी तो मुझे तेरे कमरे में ये मशीन दिखी। इसमें से गरम गरम हवा निकल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी मदद से रोटियां ही सेक लूं। अपनी सास की बातें सुनते ही मनोरमा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है, जिसके बाद उसे ये समझ आ जाता है कि उसके ससुराल के सभी लोग बहुत ज्यादा गंवार हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और अपने परिवार वालों को आज के आधुनिक युग के समान चलना सिखाती है। वो अपनी ननद और देवर को लैपटॉप और फोन चलाना सिखाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सास को हेयर ड्रायर से बाल सुखाना सिखाती है और अपने पति विकी को भी नॉर्मल की जगह मॉडर्न बना देती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।